हमने लास्ट लेक्चर में डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड करा था। उसमें हमने क्या-क्या चीजें समझी थी। हमने ये चीजें समझी थी कि भाई जो कमर्शियल पिज्जा वन था उसकी कॉस्ट 5 लाख थी। उसकी कॉस्ट को हमने उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो 5 साल थी उसमें बराबर का डिवाइड करा था। तो उसकी डेप्रिसिएशन 1 लाख यानी कि आपके पास पहले साल में भी आ रही थी, दूसरे साल में भी 1 लाख ही आ रही थी, तीसरे साल में भी 1 लाख आ रही थी। इसी तरह हर साल में उसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बराबर आ रही थी। हर साल का एक ही तरह का एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा था। यानी हर साल सेम अमाउंट से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करा जा रहा था और इसी तरह से हर साल एसेट की वैल्यू में कमी भी सेम अमाउंट से आ रही थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एसेट की डेप्रिसिएशन क्या हर साल बराबर की होनी चाहिए? अगर तो एसेट तमाम सालों में बराबर का यूटिलाइज हो रहा है, बराबर से ही यूज हो रहा है, तो उसका बेनिफिट भी बराबर का ही मिल रहा होगा। उसी तरह से उसकी डेप्रिसिएशन भी आपके पास बराबर की आ रही होगी और बराबर अमाउंट से ही उसकी एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही थी। लेकिन जरा गौर करिए, अपनी लाइफ में झांक के देखिए, जब आप न्यू मशीन खरीदते हैं, कोई नया इक्विपमेंट लाते हैं या फिर कोई नया कमर्शियल पिज्जा ओवन खरीदते हैं, तो वो शुरू के सालों में ज्यादा काम करता है या कम काम करता है? ऑब्वियसली ज्यादा काम करता है। क्यों? क्योंकि नया होता है, उसके एफिशिएंसी ज्यादा होती है, ज्यादा आप बेनिफिट उससे ले रहे होते हो, ज्यादा यूटिलाइज हो रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाता है, साल आगे बढ़ते जाते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है, उसकी परफॉर्मेंस में कमी आने लगती है। तो इस वजह से हमारे पास एक और नया कॉन्सेप्ट आता है, इसको हम क्वेश्चन के जरिए जरा समझते हैं। आइए तो चलें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन को इस टेबल चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हमने वैल्यूज वही रखी हैं, डेट वही है। हमने लास्ट क्वेश्चन भी जो करा था उसमें जनवरी 1 2021 पे हमने उस मशीन को खरीदा था। ये भी मशीन हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने जनवरी 1 2021 में परचेज करी है। कॉस्ट कितनी थी भाई? 5 लाख। यहाँ पे भी कॉस्ट सेम है। अच्छा जी, यूजफुल एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 5 इयर्स। यहाँ पे भी सेम है। और हमारे पास जो ये मेथड है, इस मेथड का नाम कहलाता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर इसको हम दूसरा नाम ये देते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसमें आपको रेट गिवन होता है। रेट कितना है? 20%। ये आपको गिवन होगा। अच्छा जी, फॉर्मूला क्या है? लिखा होता है फॉर्मूला कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। यहाँ अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। पहले तो उन्होंने करा होता है, पहले साल में सही वो कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले साल में किस तरह से निकलेगा? 5 लाख आपकी कॉस्ट है, उस पर आप रेट अप्लाई कर लोगे आसानी से। लेकिन दूसरे साल में यहाँ आपकी गलती हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखवाया है कैरिंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट। पहले साल में भी आपकी 5 लाख ही होती है, उसी अमाउंट से आपके पास रिकॉर्ड हुआ हुआ है। कैरिंग अमाउंट का दूसरा नाम होता है नेट बुक वैल्यू। तो भाई उसी वैल्यू से आपकी बुक में, बुक ऑफ अकाउंट में वो चीज रिकॉर्ड हुई भी होती है। ठीक है, तो ये चीज आपके पास जिस अमाउंट से, जिस वैल्यू से आपके पास आपके अकाउंट बुक में रिकॉर्ड है, वही कैरिंग अमाउंट है, वही आपके पास नेट बुक वैल्यू। पहले साल में जो आपने परचेज करी थी जिस अमाउंट पे, वही आपके पास कैरिंग अमाउंट या उसकी नेट बुक वैल्यू है। तो भाई पहले साल में आप रेट लगाते हो। आ जाओ इसको समझते हैं, इस टेबल को। आपने जनवरी 1 पे खरीदी थी, तो भाई एक्सपेंस आपका कब रिकॉर्ड होगा? पूरा एक साल मुकम्मल होने पे। जनवरी 1 से लेके December 31 ये पूरा एक अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट हो रहा है, एक साल कंप्लीट हो रहा है। तो हम इसको, इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड करेंगे? December 31 2021 पे। फॉर्मूले के हिसाब से किस पे लगाना है? कैरिंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट। तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट क्या है? 5 लाख की है। 5 लाख का 20% कितना आया? 1 लाख। ठीक है भाई। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2021 का कितना है? 1 लाख। फिर आ जाते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने क्या समझा था कि भाई ये एक तरह का बॉक्स है, एक मनी बैंक है, जहां हर साल आप क्या करते हो? एक्सपेंस को एक्यूमुलेट करते रहते हो, डालते रहते हो। तो पहले साल में आपके पास कितना एक्सपेंस एक्यूमुलेट हो गया? 1 लाख। इससे पहले कोई नहीं था, इसी साल आया है। तो आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी आई? 1 लाख। ठीक है भाई। कैरिंग अमाउंट निकालने का क्या तरीका है? कॉस्ट में से आप एक्यूमुलेटेड माइनस कर देते हो। कॉस्ट कितनी थी? 5 लाख। उसमें से आपने क्या माइनस कर दिया? 1 लाख। तो आपके पास कैरिंग अमाउंट कितनी निकल कर आई? 4 लाख। अब इस 4 लाख पे देखें, दूसरे साल में आएगा तो दूसरे साल के 31 दिसंबर 2021 पे जो हम डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे, किस अमाउंट पर होगा?
4 लाख पे रेट लगेगा। तो 4 लाख का 20% कितना आ गया भाई? 80,000। इस साल आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना काउंट हुआ? 80,000। पिछले साल का कितना था? 1 लाख। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या करोगे? इस बॉक्स में हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डाल देंगे। कितना हो गया? 1,80,000 हो गया। ठीक है भाई। तो दूसरे साल आप क्या करोगे? इसकी कैरिंग अमाउंट निकालेंगे, या फिर इसको नेट बुक वैल्यू भी कहा जाता है। तो कैरिंग अमाउंट या नेट बुक वैल्यू निकालने का क्या तरीका है? कॉस्ट में से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। कॉस्ट कितनी थी? 5 लाख थी। एक्यूमुलेटेड कितना हो गया था? 1,80,000। कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करा तो आपके पास कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई? 3,20,000। फिर तीसरे साल पर आएंगे। तीसरा साल हमारा 2023 होगा, जनवरी 1 से दिसंबर 31 का। ठीक है। अब आप डेप्रिसिएशन कब काउंट करेंगे? दिसंबर 31 2023 पर। कैसे काउंट करेंगे? बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। बुक वैल्यू कितनी आई थी? 3,20,000। उस पर 20% रेट अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई आपके पास? 64,000 एक्सपेंस। 64,000 2023 का एक्सपेंस है। पिछले 2 सालों का कितना हो गया था? 1,80,000। तो 1,80,000 में 64,000 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2,44,000। अब आ जाते हैं तीसरे साल की कैरिंग अमाउंट निकालने। तीसरे साल की कैरिंग अमाउंट निकालने का वही तरीका, कॉस्ट में से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो कैरिंग अमाउंट आ रही है, जो बुक वैल्यू आ रही है आपके पास, 2,56,000। इसी तरह से आप चौथे साल भी आप डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में वो एक्सपेंस ऐड करवा देंगे, बुक वैल्यू निकालेंगे। पांचवें साल भी इसी तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि भाई आपके पास शुरू के सालों में एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा था। वही हमने शुरू में बात करी थी कि आपके पास इस चीज में, इस मेथड में शुरू में क्यों निकल कर आ रहा है? क्योंकि भाई शुरू के सालों में वो आपकी मशीन ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर रही थी, ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज हो रही थी। तो शुरू के सालों में जितना वो बेनिफिट दे रही थी, उतने से क्या हो रहा था? उसकी अमाउंट भी रिड्यूस हो रही थी। उतने से ही ज्यादा आपके पास एक्सपेंस भी रिकॉर्ड हो रहा था। तो भाई हमने क्या समझा इस पूरे क्वेश्चन में कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमने ये चीज देखी, जो शुरू के सालों में मशीन्स आपको ज्यादा फायदा देती हैं, उतना ही ज्यादा उनका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होता रहता है। और इसकी यही वजह है, जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही ज्यादा डेप्रिशिएट होंगी। जितना ज्यादा डेप्रिशिएट होंगी वो उतने ही ज्यादा अमाउंट से रिड्यूस भी हो रही होती है, उतना ही ज्यादा उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी काउंट हो रहा होता है। तो आज का लेक्चर आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। मुझे कमेंट करें और बताएं नेक्स्ट कौन सा आपने टॉपिक समझना है।